सबसे पहले संबित पात्रा, आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम, योगी जी का काम बीजेपी के हक में दिलाएगा परिणाम 2022 में? देखिए चित्रा जी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27वीं बार बनारस गए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए और 1500 से अधिक करोड़ रुपए का जो सौगात उन्होंने बनारस को दिया है, वो पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जाता है। दूसरी बात है, आप देखिए आज से पहले उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता था तो क्या डिस्कशन होता था? डिस्कशन होता था कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, कितने प्रतिशत हिंदू हैं, कितने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, कितने प्रतिशत जाट हैं। मगर आज डिस्कशन होता है डेवलपमेंट क्या हुआ है, कानून की परिस्थिति कैसी है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स का रूल होता था, आज वहां कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आज वहां भाई भतीजावाद समाप्त हो चुका है, एक ही परिवार का या एक ही व्यक्ति का वहां साम्राज्य समाप्त हो चुका है और वहां विकासवाद का साम्राज्य चल रहा है। विकासवाद आज उत्तर प्रदेश को सेवा दे रही है। आपका ऑफिस, आज तक का ऑफिस खुद नोएडा में है। आप बताइए चित्रा जी, पहले बिजली की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या थी और आज उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है? आप देखिए कोरोना को लेकर जिस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या के लगभग बराबर है। वैसे में जिस प्रकार से ये मैनेजमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आज से 4 दिन पहले कहा कि काश हमारे पास योगी जी होते तो ऑस्ट्रेलिया को भी इस मैनेजमेंट में बहुत सहायता मिल जाती है। और बहुत सारी परियोजनाएं, चाहे वो सड़क परियोजनाएं हो, चाहे वो डेवलपमेंट के बाकी आयाम हो, सभी में योगी और मोदी जी ने अच्छा किया। अनुराग भदौरिया, सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का योगी जी के लिए ट्वीट सामने नहीं आया था जन्मदिन के दिन, तो आप लोगों ने बहुत मुद्दा बनाया था इसको और ये कहा था कि कितनी खींचतान है, ये है वो है। आज जमकर उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि योगी मॉडल ही चलेगा उत्तर प्रदेश में। क्या सोच रही है समाजवादी पार्टी? क्या है काट आप लोगों के पास इसका? अगर ये कह रहे हैं योगी मॉडल चलेगा, तो वैसे ही आप जानते हो सरकार तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2022 में गई। विकासवाद की बात करते हैं, विकासवाद नहीं, यहाँ सांप्रदायिकतावाद चला रहे हैं। जहां तक इन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एमपी इनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपके एमपी और आपके सांसद विधायक आपकी बुराई कर रहे थे कोविड काल में, तो आपको जरूरत पड़ रही है बाहर के सांसदों की तारीफ करवाने के लिए? इतने बुरे दिन आपके आगे कि आपके सांसद आपकी बुराई करते हैं। जहां तक ये आप पहले तो गाय गंगा पे वोट मांगा जाता था, गाय गंगा तो भूल गए लोग, तो उसकी बात ही नहीं की उन्होंने, किसी तरह कोई बात नहीं करना चाहते। पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? कानून व्यवस्था की यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, सरेआम महिलाओं का चीरहरण होता है। यहाँ पे किस तरह दुशासन और दुष्यंत पैदा हो गए, किस तरह से यहाँ पे आपने देखा किस तरह से चीरहरण और किस तरह गोली बारूद चलती है, पुलिस वाले को दिन दहाड़े थप्पड़ मारा जाता है, पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आजकल जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पे तानाशाही राज चल रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी के विरोध में आज समाजवादियों ने प्रदर्शन भी किया। हर जिले स्तर पर, हर तहसील पे जाके इनको बताया है कि बेरोजगारी महंगाई किस तरह से बढ़ी है, किस तरह से बेरोजगारी महंगाई से लोग परेशान है, किसान किस तरह से धरने पे बैठा है। 700 किसानों से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। किसानों की चिंता नहीं, बेरोजगारों की चिंता नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, विकास की चिंता नहीं। और रोड को बताते थे हमने सही बना दिया, रोड में गड्ढे हो गए। उसी गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी 2022 में गिर जाएगी, क्योंकि इन्होंने गड्ढा खुद रोड पे खोदा है और ये गड्ढे में ही भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकतावाद फैलाई है। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और सांस्कारिक प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये हमारे सांप्रदायिक प्रदेश नहीं बल्कि संस्कारी प्रदेश बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। और इसी को लेकर कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश के तहत कार्यकर्ता आज सड़कों पर थे। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए 2022 में? चित्रा जी, काशी या वाराणसी सिर्फ एक प्रधानमंत्री या एक सांसद का चुनाव क्षेत्र नहीं है। काशी की पहचान भारत से है और भारत की पहचान काशी से है। काशी पौराणिक नगरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनाव क्षेत्र वाराणसी को चुना था, तो उसके पीछे सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र या सुरक्षित चुनाव क्षेत्र चुनना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारतीयता से अपने आप को जोड़ करके भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का संकेत दिया था। आज अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं कि चीरहरण होता है, ये एक आधी खबर है। पूरी खबर यह है कि जिसने भी किया वो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो गया, जिनके ऊपर आरोप थे वो गिरफ्तार हुए, और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशीलता दिखाई गई। असलियत ये है, आप याद करिए, मैं तुलना करना नहीं चाहता 2017 से पहले क्या हाल था। नोएडा में एक जीप पर एक पुलिस अफसर को बोनट पर लटका करके घुमाया जाता था।
सरेआम वहां पर एक खान साहब थे पुलिस अफसर, उनकी हत्या कर दी जाती थी। क्या हालत थी कानून और व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था की। चित्रा जी, बड़ी साफ सी बात है, विकास की दृष्टि से आज प्रधानमंत्री ने जिन चीजों का जिक्र किया है वो कागजी नहीं है, वो वास्तव में है। अब वास्तव में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। संबित पात्रा ने सही कहा कि अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद को सिर्फ मैनेज नहीं किया गया, ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योगी जी की तारीफ हो रही है, उनके कामकाज को सराहा जा रहा है। जितेंद्र त्रिपाठी जी, वैसे तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन खुलकर बीजेपी की मुखालफत करते हैं, लेकिन यहां पर तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनका वो मॉडल जिसके भरोसे 300 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस जोड़ी की काट में कौन है विपक्ष में जो इस जोड़ी के लिए बड़ी चुनौती बन पाए? कोई 300 सीट इनकी नहीं आ रही है। इनका अपना आंतरिक जो विश्लेषण इन्होंने किया है, चुनाव में कितनी सीटें इनकी हैं, इनका अपना आंतरिक जो विश्लेषण है वो इनको बता रहा है कि इनकी 80 से 90 सीट आ रही है। ये चीज अभी मीडिया में प्रचारित नहीं हुई है, तो इनको अच्छी तरह से पता है कि इनकी 80 सीटें नहीं आ रही हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का बनारस का दौरा है, मैं आपको बता दूं, पूरे मीडिया में बनारस में जो क्रक्स ऑफ द मैटर, जो मेन चीज है, छुपाई जा रही है। ये संबित पात्रा और जो अवस्थी जी हैं बैठ के झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, 100% झूठ। मैं अभी बनारस में मार्च में गया था, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं आर्किटेक्ट होने की हैसियत से वहां पे कुछ डिजाइन करने गया था। इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला, वहां पे एक पावन पथ है, पावन पथ मतलब 108 मंदिरों को जोड़ के एक सर्किट बनना है, उसको मैं डिजाइन करने, उसको स्टडी करने में गया था। पूरे बनारस में गंदगी का इतना बुरा हाल है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का बुरा हाल है, और जो ये क्योटो बनाने की बात करते थे, क्योटो क्या वहां कबाड़ा कर दिया उसका। और प्रधानमंत्री जी वहां पे खाली जो अच्छी चीज है, प्रधानमंत्री के रास्ते में पूरे बैनर और पर्दे लगा दिए गए कि वहां पे मीडिया में या देश को ये दिखाई ना पड़े कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। प्रधानमंत्री जी वो चीज पैकेजिंग करते हैं, जो अच्छी चीज है वो तो दिखाते हैं, और जो उसके पीछे जितनी गड़बड़ी है वो सब छुपाते हैं। सब झूठ का पुलिंदा है। ये वो प्रधानमंत्री है जो कहते थे दिखास और छपास से आदमी को बचना चाहिए। इनको कितनी दिखास और छपास की जरूरत है कि सुबह से शाम तक कैमरा इनके पीछे लगा रहता है, और जो असली चीजें हैं वो दिखाई नहीं जाती। जो चीज इनको सूट करती है, जो आपका भी समय समाप्त हो गया। अब आप बताइएगा कि कैमरा किसके पीछे लगाया जाए अगर प्रधानमंत्री दौरे पर जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। और आप कह रहे हैं कि 80 से 90 सीटें आ रही हैं, तो ये भी जरूर बताइएगा फिर जीत कौन रहा है। लेकिन संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि केवल मीडिया में इस तरह की खबरें हैं, बाकी बनारस में कोई भी काम नहीं हुआ है। तमाम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी भी आज सड़कों पर थी। महंगाई, बेरोजगारी और चुनावों में धांधली के मुद्दे पर जवाब दीजिए डॉक्टर संबित। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले मैं जो बीएसपी के स्पोक्सपर्सन आए हुए हैं त्रिपाठी जी, मैं बीएसपी के स्पोक्सपर्सन का जवाब दे दूं। देखिए, ये बीएसपी के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि प्रधानमंत्री केवल छपास के लिए जा रहे हैं और काशी की परिस्थिति बहुत खराब है। हमें मैं चित्रा जी, मैं बीएसपी के स्पोक्सपर्सन से कहूंगा कि ये प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं निवेदन करूंगा, मैं बीएसपी के स्पोक्सपर्सन से कहूंगा, आपसे निवेदन है कि हम चिल्लाकर डिबेट ना करें। कौन से शब्द वापस लेना? अच्छा, ओहो, अच्छा, अरे अच्छा, ओहो, वापस लिया, ओहो, मुझे पता नहीं था। अच्छा, टीवी नहीं, अरे मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं कैसे जानूं आपको? अच्छा, आप जितेंद्र त्रिपाठी जी प्लीज इस तरह की ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जितेंद्र त्रिपाठी एक सेकंड सर, प्लीज कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ये भ्रष्टाचारी आदमी कौन है सर? ये खराब आदमी बिका हुआ, आप बनारस की कन्या किनारे पर मैं उसका जवाब ले रही हूँ। ये गलत बात है जितेंद्र त्रिपाठी। आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज। जितेंद्र त्रिपाठी अपनी बात आगे बढ़ाइए। बिका हुआ पत्रकार सुनो चुपचाप बैठ के। जितेंद्र त्रिपाठी जी प्लीज। ये चित्रा जी, ये 2 कौड़ी के बिके हुए पत्रकार को बोलिए, सुनेगा जरा। नहीं, आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, बिके हुए पत्रकार, सुनिए ध्यान से, चिल्लाइए मत। जितेंद्र त्रिपाठी की आवाज एक सेकंड डाउन किया जाए बिके हुए पत्रकार, ध्यान से सुनो, चिल्लाइए मत। इस तरह की किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक मर्यादा होती है चैनल की, उस मर्यादा का पूरी तरह से पालन करेंगे। और यहाँ पर पूरा देश देख रहा है। जितेंद्र त्रिपाठी प्लीज, आपकी बारी आए तो आप जवाब दीजिएगा। आपने काशी की कमियां गिनाई तो उस पर जवाब सुनिए आप, और थोड़ा धैर्य भी दिखाइए। डॉक्टर संबित, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए चित्रा जी, काशी में परिस्थिति क्या है और वहाँ से किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, इसे किसी प्रवक्ता को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके अनेकों पत्रकार, आपके अनेकों रिपोर्टर, और मैं तो मानता हूँ खुद चित्रा त्रिपाठी भी वहाँ गई होंगी। पहले किस प्रकार गुच्छे बन के जो इलेक्ट्रिक बिजली के तारे ऊपर लटकती थी, आज वो दिखती नहीं है।
वो कंसील्ड हो चुकी है, जमीन के नीचे उन्हें दफना दिया गया है। पहले किस प्रकार की अवस्था सड़कों की थी, उनको किस प्रकार से 4 लेन 5 लेन में बदला गया है, ये हम सब ने देखा है। चित्रा जी, पहले घाटों की, मैंने आपको खुद वहां से रिपोर्टिंग करते हुए देखा है, मैं तो आप ही से कहूंगा पहले घाट की परिस्थिति क्या थी काशी में, आज बनारस में घाटों की परिस्थिति क्या है, यह देश से छुपा नहीं है। भोले बाबा की नगरी है, भोले बाबा के मंदिर के आसपास का दृश्य क्या था, छोटी सी पतली सी संकरी से गली से होते हुए हमें भोले बाबा के मंदिर में जाना पड़ता था। आज भोले बाबा के दर्शन के लिए वहां जाते हैं तो वहां का दृश्य बदला हुआ सा नजर आता है। ये आज की काशी है।